Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Guys, लास्ट लेक्चर में लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था? एनीवन? सर हमने स्पेशल केस किया था वो रिंग का। अच्छा, सो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स करके लिखा होगा। ओके, कंटिन्यूएशन में एक्चुअली एक डेटा लिखिएगा। रिलेटिव रेट्स फॉर SN2। लास्ट लेक्चर ओनली आई टोल्ड यू कि जितना लेस क्राउडेड होगा उतना रिएक्टिविटी SN2 का ज्यादा होता है, विच यू कैन सी हियर। ये रिलेटिव रेट्स है। This case is very interesting. यादव जी कौन है भाई? क्या चाहिए? कैसे सर? सर नाश्ता हो गया? यही सब बातें करने के लिए बैठे बेटा? नहीं सर, बस आपकी थोड़ी फिक्र हो रही थी। Guys, copy this. बिकॉज मैंने अभी अनलॉक करके रखा हुआ है मीटिंग को। आई थॉट लोग सुधर गए होंगे, बट फिर वही एक मुझे लगता है एक दो बंदे रहते हैं जो इस तरह की डिस्टरबेंस करते हैं। यू जस्ट कॉपी दिस। This case is very interesting. If you see, this is actually a primary substrate. This is a primary substrate. Now, primary substrate should be more reactive for SN2, but unfortunately, because of the presence of this bulky group, ये actually compound क्या है? This is neopentyl halide. So neopentyl halide, even though primary, but almost unreactive for SN2 reaction, just like tertiary alkyl halide. You just copy the data.
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। Guys, now there are few compounds. देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एकदम सिंपल मैनर में हमने डील किया कि लाइक मिथाइल हैलाइड वाला या मिथाइल सबस्ट्रेट होगा, दैट विल बी मोर रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, लाइक दिस। ये किसके लिए बेटा ऑर्डर? SN2 के लिए। और इसका उल्टा ऑर्डर हमको लिखना पड़ा था SN1 के लिए। ठीक है, ये SN1 के लिए। Now today we will discuss few compounds which are reactive for SN1 as well as SN2। ये जितना हमने अभी तक पढ़ा उससे क्या आपको फील आएगा कि जो कंपाउंड SN2 के लिए रिएक्टिव है वो SN1 के लिए रिएक्टिव नहीं होगा, but that statement is not true। There are many compounds which are reactive towards SN1 as well as SN2। So structurally you will not be able to differentiate that the compound will follow which mechanism। फिर दूसरे factors decide करेंगे कि यहाँ SN1 करे कि SN2 करे। ठीक है, so what are those compounds, उनका discussion करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं heading compound which are reactive towards SN1 as well as SN2। ठीक है, हेडिंग लिखिए बेटा। If you have any confusion, you please ask। हाँ, देखिए, I will start with this compound। इसको बोलते हैं बेंजाइल सबस्ट्रेट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। कैसा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें जब ये X यानी लीविंग ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना, तो उनको कई बार लगता है कि ये बेंजाइल है। ये बेंजाइल नहीं है, फिनाइल है। Try to understand। बेंजाइल कब बोलोगे? When benzene ring and one carbon like this, then it is benzyl। ये क्या है? फिनाइल है। ये फिनाइल हैलाइड ना तो SN1 के लिए रिएक्टिव है, नीदर फॉर SN1 नॉर फॉर SN2। दोनों के लिए रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, तो वो जो हैलोजन है उसका लोन पे रेजोनेंस में, रेजोनेंस में होने से क्या हो जाएगा कि इसका जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल हो जाएगा ऐसा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा बेटा या इजी होगा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। तो इसी वजह से ये ब्रेकिंग नहीं होती। तो ये आप अलग से हाईलाइट कर लेना, इसलिए मैंने बता दिया बिकॉज ये मिलते जुलते कंपाउंड है। तो ऐसा ना हो कि पता चला ये बहुत रिएक्टिव है और ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये है हाई रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बोथ SN1 एंड SN2। पहले इतना लिख लो आप।
सर यस बेटा। सर ये फिनाइल हेड बल्कि भी है क्या? कौन सा बल्कि? ये जो नीचे लिखा है ना वो कुछ नहीं करता, SN1 भी नहीं और SN2 भी नहीं। हाँ, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? ओके। Done, बेटा? Have you all copied? यस सर। ओके। अब आप इसमें लिखा हुआ है जैसे हमने कि इट इज हाईली रिएक्टिव फॉर बोथ SN1 एज वेल एज SN2, तो पहले हम लोग लिखेंगे YSN1। SN1 का क्राइटेरिया क्या होता है बेटा? कार्बोकेटाइन। यस, कार्बोकेटाइन। सो राइट, कार्बोकेटाइन। और इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे यस, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ रेजोनेंस में जा रहा है, सो कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड। कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड मतलब रेट SN1 मोल। ठीक है, ये हो गया। फिर YSN2, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। You need to understand because most of the time crowding effect यानी steric effect gives you the result SN2 के लिए, but ये एक स्पेशल एग्जांपल है। तो स्पेशल एग्जांपल है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ध्यान से देखना कि ये मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में लिखा ऐसा। अगर आप याद करो तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि ये जो SN2 है ये वन स्टेप रिएक्शन ऐसा। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट समहाउ स्टेबल हो जाए तो क्या होगा? मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर नाउ, तो रेट विल इंक्रीज और नॉट? डेफिनेटली रेट विल इंक्रीज। यहाँ से समझ में आता है होता क्या है यहाँ पर, जब ये एक अपना लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, यहाँ डेल्टा माइनस के साथ वो जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उस बीच में हुआ क्या कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन प्लेनारिटी अचीव करता है। एक ग्रुप ये और दो हाइड्रोजन, और एक कार्बन एक ऑर्बिटल जो होता है इसका वो एम्प्टी होता है। जैसे ही Cl लीव करना शुरू करेगा ये ऑर्बिटल एम्प्टी होने लगेगा, उसी पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। लेकिन वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको इमीडिएट इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है कौन? ये जो यहाँ पर पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स हैं ये, और ये जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पार्शियली ब्रोकन, यहाँ पर पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट गेट्स, हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेबलाइज्ड। कौन स्टेबलाइज करता है? बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग। तो ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल implies SN2 more। क्या समझ में आया बेटा? ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि हमने ट्रांजिशन स्टेट, और इसको अच्छे से कॉपी करना, बुक्स में ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया भी नहीं होगा, एक आध कहीं क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनका डायरेक्ट आंसर लिखा होता है, क्योंकि जो क्राउडिंग वाला या स्टेरिक वाला इफेक्ट है ना, बड़ा पॉपुलर सा है। बट अब थोड़ा सा जेई वाले अलग से क्वेश्चंस देने लगे, लेवल अप कर दिया है, तो इसको अच्छे से लिख कर रखिएगा, हो सकता है एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाए।
Done beta? Yes, sir. Done, sir. Am I audible beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो सब कॉपी कर लिया था पिछला? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये एक हो गया. Now you write another similar type of case. I'm writing here compound CH2 double bond CH single bond CH2Cl. This we call as allyl. Allyl halide. ठीक है. अब इसको देख के कई बार एक ऐसा कंपाउंड मिलता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ये इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड. इसका भी एक्सप्लेनेशन उसी स्टाइल का है जैसा हमने पहले किया था. कैसा एक्सप्लेनेशन? नीदर फॉर SN1 nor for SN2. Okay, why? Again the same explanation. Lone pair is in resonance. As a result, you get a partial double bond CCl. Partial double bond. Because of partial double bond, the breaking of CCl difficult. And if you fail to, break this CCl bond as a result, no substitution. Both mechanisms will fail, SN1 as well as SN2. But for this compound, this is good for SN1. It favors SN1 and SN2 both. So now question arises, why SN1? So what will you say? Write carbocation and check stability of carbocation. So you will say yes, here the carbocation is getting stabilized by resonance. So carbocation is stable implies SN1 rate more. Clear? Now why SN2? So here also the same explanation. Crowd तो कुछ वैसा नहीं है.
तो आइडियली इतना रिएक्टिव SN2 के लिए नहीं होना चाहिए, पर ये एक्सेलेंट रिएक्टिविटी वाला है। तो इसमें कैसे, सेम एक्सप्लेनेशन, CH2 CH CH2, और जब यहाँ से आप न्यूक्लियोफाइल को, सॉरी, लीविंग ग्रुप को निकाल रहे हो लाइक दिस, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। उस टाइम पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने लगता है। ये ट्रांजिशन स्टेट है बेटा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, फ्यू बॉन्ड्स आर पार्शियली ब्रोकन, few bonds are partially formed, and again when transition state is stabilized, more number of reactant molecules can cross energy barrier, so rate increases. Transition state stable अगर है तो rate SN2 will increase. ठीक है, कॉपी कर लो इसको। If you have any confusion, you ask. हेलो सर। Yes, बेटा। सर वो लास्ट में क्या लिखा है नीचे आपने, ब्रेकिंग के बाद? Breaking of CCl is difficult. ओके सर। ठीक है। सर Yes. सर अब वो SN2 वाला पार्ट एक बार रिपीट कीजिए। SN2 वाला बेटा जैसे प्रीवियस केस किया था हमने, उसी तरह ट्रांजिशन स्टेट इसका बनाओगे, तो लीविंग ग्रुप को लीव करते हुए दिखा दो और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करते हुए दिखा दो। तो पार्शियल ब्रेकिंग इधर होगी, पीबी लिख दिया, और इधर पार्शियली फॉर्म्ड होगा बॉन्ड। और जब ऐसा हो रहा होगा तो जो बीच का कार्बन है उसका जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो रहा होगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल को न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बट इमीडिएट जो है उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो बगल में आप दिख रहे हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट सडनली स्टेबलाइज हो जाता है। और अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा तो SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप का रिएक्शन है, तो फटाफट मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के बैरियर क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट का नंबर बढ़ जाएगा, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, वही रेट होता है। तो विल से SN2 रेट इंक्रीज। ठीक है। ओके सर।
डन सर। ओके, अब इसी में इसी टाइप का एक कंपाउंड है, मतलब इसी टाइप का इन द सेंस कि वो SN1 भी अच्छे से देता है और SN2 भी। तो वो कुछ ऐसा है CH3NH, इसके पास लोन पेयर दिखेगा तुम्हें CH2CH, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ऑक्सीजन इज हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ लोन पेयर। सो इसके लिए भी लिखिएगा यहाँ पर कि फेवर बोथ SN1 एंड SN2, ठीक है। सो पहले बात कर लेते हैं YSN1। तो SN1 का तो एक ही स्टाइल है, राइट कार्बोकेटायन। तो अगर मैं कार्बोकेटायन लिखता हूं तो इट इज लाइक ये। अब आप सोचो कि ये वही एग्जांपल है सिक्स्थ केस ऑफ रेजोनेंस, कैन यू रिकॉल? यस सर। मैं आपको सिक्स्थ केस ऑफ रेजोनेंस करके बताता हूं, या आप इसको बैक बॉन्डिंग वाला केस लिख दो जिसमें लोन पेयर है और बगल वाले कार्बन पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। यहाँ पर मैंने लिखा एम्प्टी ऑर्बिटल और ये क्या है, फील्ड है, लोन पेयर वाला है। तो इनके बीच में जो रेजोनेंस होता है उसी को हम सिक्स्थ केस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये बोलेंगे हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। अभी मैं आपको डेटा भी दूंगा। हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन का मतलब होगा SN1 रेट हाई, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको SN1 समझ में आ गया होगा। जरा एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ why SN2। If you have any confusion, you ask, huh? डन सर। Done. Now SN2। SN2 के लिए वही क्राउड या ट्रांजिशन स्टेट, क्राउड तो यानी समझ में आ रहा है। देखो जितने भी अलग वाले केसेस है ना क्राउड के अलावा, वो सब हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो आपको ये डरने की एग्जाम में जरूरत नहीं है कि हम ट्रांजिशन स्टेट से चेक करें SN2 का या स्टेरिक के लिए। हम सारे केसेस यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो जब एक बार सारे केसेस आप कर लेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, कोई भी नया आपको मिलेगा ही नहीं वहां पर। whatever we are doing here वही होगा। ठीक है। सो SN2 के लिए हम ऐसा लिखेंगे CH2 CH3 NH CH2 और एग्जैक्टली उसी सेंस में आई विल रिमूव Cl negative here, then here you have to write nucleophile. You can highlight partially formed bond, partially broken, and the carbon which have
इन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप, उसके पास क्या क्रिएट हो रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो क्या कोई है जो उस एम्प्टी ऑर्बिटल को स्टेबलाइज कर पाए? तो आप बोलोगे यस, इमीडिएट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल स्टार्ट स्टेबलाइजिंग दैट एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये क्या होगा, हम इसको ऐसे बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट गेट्स stabilized by lone pair of nitrogen। तो इससे क्या होगा, फिर से वही सिनेरियो, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा तो SN2 रेट इंक्रीजेस। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। डन सर। Done? इसमें एक चीज आप ये याद रखिएगा बेटा कि अगर ये जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों वाले आ गए और इनमें आपस में पूछ लिया कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो नाइट्रोजन को हम बोलते हैं इज अ बेटर डोनर। ठीक है, तो क्या करेगा ये, इसमें भी ज्यादा अच्छे से कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट को भी अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। तो अगर पूछा जाएगा इन दोनों में से विच वन इज बेटर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, both for SN1 as well as SN2, so your answer will be this first one. Is it clear? यस सर। अब एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है इसमें, लेट मी गिव यू दैट। ऐसा दिस इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर आप देखोगे हैलोजन इज कनेक्टेड विद कार्बन विच इज प्राइमरी। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेनेशन इज वेरी डिफरेंट, बट क्वेश्चंस एडवांस्ड एग्जाम में आ चुके हैं। मैं एक्चुअली अभी डेटा दूंगा आपको, और उससे पहले केवल इतना लिख लो, ये एक एक्सेप्शनल सा कंपाउंड है। इसके लिए लिखना क्या है, इट इज वेरी 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 गुड फॉर SN1 रिएक्शन और पुअर फॉर SN2, आई एम एक्चुअली सॉरी, और यहाँ पर SN1। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। जैसे SN1 है तो आप लिखोगे कि जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट? सो इट विल डीस्टेबलाइज कार्बोकेटायन, और अगर कार्बोकेटायन डीस्टेबलाइज होगा तो SN1 का रेट डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। इट विल डिक्रीज। ये हो गया। और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है, तो उसको वो एक्चुअली सिलेबस के उसमें नहीं भी फॉलो करता, तो आप उसको ऐसा लिख देना लिखने के लिए, बाकी तो आप उसको रट के रखना कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बस। और ये आप इसको याद रखिएगा, इसको जनरल मैनर में आप ऐसा भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये आप लिख लेना, दिस इज द एग्जाम्पल जिसका रिएक्टिविटी SN2 के लिए बहुत ज्यादा है और SN1 के लिए बहुत कम है। कॉपी दिस।
डन सर। Done. Now you write a data. देखो ये डेटा मैं एवरी ईयर देता हूँ, ठीक है, और ऐसे कई सारी, ये पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर्चुनेटली 2013 में एग्जैक्टली इस डेटा पे क्वेश्चन आ गया। देखो जेई एडवांस के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ऐसे कुछ रैंडम ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि केमिस्ट्री है तो इसके पीछे जो है ना एक्सपेरिमेंटल डेटा का बैकअप होना जरूरी है। कोई रैंडम क्वेश्चंस कोचिंग क्लास का कोई टीचर बना सकता है, ठीक है, हो सकता है वो गलत ही फ्रेम कर दिया हो उसने क्वेश्चन, लेकिन एडवांस्ड एग्जाम में वो क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जिनका डेटा बैकअप हो। तो इसीलिए मैं बार बार आपको इस तरह की डेटा भी दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, और होगा अगर लकी हो गए तो हो सकता है वो डेटा का ही क्वेश्चन सीधे सीधे तुमसे पूछ ले, ठीक है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने दिया, और उसी तरह से यहाँ पर भी है, और इसी स्टाइल में क्वेश्चन आया था। देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ। व्हेन KI पोटेशियम आयोडाइड है, I माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल इन acetone undergoes SN2 reaction with following chlorides. Then rates of reaction. Rates of reaction. तो मैं अभी आपको कंपाउंड लिखूंगा एंड रेट, तो आप विजुलाइज करोगे। देखो मैंने अभी इसके बारे में बताया था ना कि इसका SN2 रेट बहुत ज्यादा होता है, तो वैल्यू देखो 10⁵ है, रिलेटिव है इसलिए कोई यूनिट नहीं होगा, 10⁵ फिर मैंने आपको ये वाला भी कंपाउंड थोड़ी देर पहले लिखकर दिखाया, ठीक। हम लोग SN2 रेट की बात कर रहे हैं, ज्यादातर एग्जाम में SN2 ही पूछा जाता है, ठीक है, तो आप वो माइंड में रख लेना। इसका करीब करीब 900 रिलेटिव रेट होता है, ठीक। फिर इसके बाद मेरे पास एक कंपाउंड का डेटा है, ये बेंजाइल वाले, इसका रिलेटिव रेट है करीब करीब 200। देन CH3Cl, देखो ये जो पहले दो, ये पहला वाला तो MOT वाला हो गया, ये जो दो कंपाउंड्स यहाँ पर लिखे हैं इनकी हाई रिएक्टिविटी क्यों है, कोई बता सकता है? इनकी हाई रिएक्टिविटी SN2 का कोई एक लाइन में रीजन बता सकता है? यस ब्रदर। Transition state is stabilized due to back यस यस, बस बस बस। और इसके लिए भी देखो आप, इसकी रिएक्टिविटी भी 200 है, इट इज मैचिंग। कोई बता सकता है इसकी रिएक्टिविटी हाई क्यों है SN2 में? sir एनीवन? backside यस, इसको बोलेंगे स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, लीस्ट क्राउडेड, इससे छोटा ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। सर ये दो कंपाउंड्स जो है ना इनकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप ये मानकर चलो कि किसी क्वेश्चन में ये दोनों साथ में नहीं होंगे, ठीक है, तो इतना इसका टेंशन आपको लेना नहीं है, ये दोनों की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। फिर एक कंपाउंड मेरे पास है जिसका डेटा ऐसा है 79। फिर एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, इसका डेटा 2 × 10⁻²। तो आप ये देखो एग्जैक्टली मैंने आपको सब डिफरेंस के साथ आप यहाँ पर समझ पाओगे रिएक्टिविटी में ये भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी है, लेकिन आपको डेटा से समझ में आएगा किसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, यानी कौन ज्यादा केपेबल है ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज करने में, O का लोन पेयर या बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो योर आंसर विल बी O का लोन पेयर। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इसको आप कॉपी कर लो, ये डेटा।
डन सर। ओके बेटा। नाउ वट एवर वी हैव स्टडीड, इसको हम लोग एक टेबुलर वे में लिख लेंगे, टेबल के फॉर्मेट में। तो क्या होगा, क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करेगा ये। तो आप एक कॉलम में लिखिएगा कंपाउंड, फिर आप लिखिएगा SN1 रेट, और यहाँ पर लिखिएगा SN2। तो जैसे पहला कंपाउंड इसमें आप लिखें, इसके लिए क्या लिखेंगे, पुअर, ऑलमोस्ट नो रिएक्शन। इसके लिए क्या लिखेंगे, वेरी 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 गुड। फिर इसी तरह से RNH CH2Cl, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। फिर इसी तरह से आप इसके लिए भी लिख लो, वेरी वेरी गुड। इनका आपस में थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है मैंने। ये बेंजाइल है, इसके लिए भी वेरी गुड, इसके लिए भी वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया होता CH3Cl, यानी कि प्राइम ये मिथाइल वाला है, तो इसके लिए तो ये पुअर हो गया, और यहाँ पर वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह से आप इसके लिए लिख दो, ये भी आपके लिए गुड है ना, दोनों में। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिखा, लाइक RCH2Cl, ये भी प्राइमरी था, लेकिन ये अलग के तरीके से स्टेबलाइज होता है, तो रिएक्टिविटी बदल जाती है। इसमें क्या होगा, ये तो पुअर है, बिकॉज SN1 का कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा, और ये वाला आप इसको फेयर लिख दो, गुड लिख दो, वट एवर यू वांट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आप लिख सकते हो सेकेंडरी वाला, मतलब ऐसा दिया हो, तो इसके लिए सेकेंडरी क्या होता है, दोनों ठीक ठाक होता है, मतलब इसके लिए भी आप गुड लिख सकते हो, इसके लिए भी गुड लिख सकते हो, या फेयर लिख सकते हो, मतलब इससे थोड़ा कम मान लो। और एक टर्शरी लिख दो, टर्शरी में ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा, पुअर। ठीक है, अब इसी तरह से देर आर फ्यू जो दोनों से रिएक्शन में नहीं जाते, तो वो मैंने अभी आपको लिख कर दिया था, ये वाला। तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे, पुअर, इसके लिए क्या करेंगे, पुअर। इसके अलावा देयर आर फ्यू केसेस जहां पर आपको जो ब्रिजेट कार्बन है ना, उस पे आपको मिलेगा, यहाँ मान लीजिए Br लिख दिया, तो यहाँ पर इसके लिए भी पुअर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी पुअर। यहाँ क्यों पुअर लिखेंगे, तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो जो ब्रिजेट कार्बन है, ब्रिजेट कार्बन कांट हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा, ब्रेड्स रूल है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए पुअर हो गया। और एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आपको कंपाउंड जैसे मैं आपको दिखाऊं, इट इज लाइक दिस, बेंजीन है, फिर यहाँ गए ऐसे बनाया, ये भी बेंजीन। ठीक है, और यहाँ तुमको भी तो ये बड़ा रिजिड फ्रेमवर्क है। रिजिड फ्रेमवर्क में क्या होगा कि ना तो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो पाएगा, तो उसको प्लेनारिटी लाना है, और प्लेनर ये बनाएगा नहीं, तो ये पुअर हो जाएगा। और ये स्टेरिली इतना क्राउडेड है कि ये भी पुअर हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लो, मेरे ख्याल से ये सब कुछ कवर कर लेगा। If you have any confusion, any doubts, you can ask.
सर यस बेटा। सर सेकेंडरी का बताओ ना एक बार SN2। ये ना तो नॉर्मल है ना, सेकेंडरी वाला ना तो बहुत क्राउडेड है ना ही बहुत कम क्राउडेड है, तो ये एक फेयर सा रिएक्शन होगा SN2 के लिए। दूसरे फैक्टर्स डिसाइड, जहां पर दोनों कर रहा है ना वहां पर बहुत चांस है कि जो बाकी 3 फैक्टर्स हैं वो तुम्हारे आंसर्स को डिसाइड करेंगे। एक्चुअली में वो SN1 जाएगा या फिर SN2 जाएगा। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। सर डन सर। डन, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we have completed the first factor, structure of substrate. We have covered all the cases, कोई छूटा नहीं है केस। तो अब हम लोग सेकेंड फैक्टर पे जाएंगे। What was second factor बेटा? सर Concentration of Concentration of nucleophile. nucleophile strength. Concentration and strength of nucleophile. कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ के लिए पहले एक नोट लिखा देता हूँ। इससे क्या होगा, जो एक छोटा सा पार्ट है इसमें, सेकेंड फैक्टर, नोट आप डायरेक्टली एग्जाम्स में यूज करना, क्वेश्चंस में यूज करना, एक्सप्लेनेशन उसके लिए करेंगे, बट सीधे सीधे आपको नोट के क्वेश्चंस मिलेंगे। लिखिएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल high concentration of nucleophile and strong nucleophiles favor
SN2 reaction. लिखिएगा, SN1 reaction is independent of concentration of nucleophile. SN1 reaction is independent of concentration of nucleophile. फिर इसी में लिखिएगा, weak nucleophiles favor SN1. Weak nucleophiles favor SN1. ठीक है, देखो, if you recall, once we have written the rate expression for SN1, rate हमने लिखा था K times concentration of substrate. यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि SN1 को हमको क्या बोलना है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. फिर हमने SN2 के लिए रेट एक्सप्रेशन जब देखा, तो उसमें क्या क्या था, concentration of substrate as well as concentration of nucleophile. So clearly with the help of this rate expression you can explain the statement why high concentration of nucleophile favors rate. तो ये SN2 के लिए भी हो गया. ठीक, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल पे. बहुत सिंपल है बेटा. होता क्या है, मान लीजिए कि मैंने RCl लिखा, तो R भाई ये पोलर बॉन्ड है, तो इस पे डेल्टा प्लस होगा. तो जो न्यूक्लियोफाइल हो डेल्टा प्लस की वजह से ही तो अटैक करता है. बट अगर मान लीजिए कि आपने बोल दिया कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, लेट अस से दिस न्यूक्लियोफाइल इज वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को फुल, कौन है जो बिना कंप्लीट करेगा, किसको कम चार्ज पे भी अटैक कर देगा, ऐसा मतलब कौन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कम पॉजिटिव देखकर भी अटैक कर सकता है, या वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है जो कम पॉजिटिव पे भी अटैक कर देगा. एनी गेसेस? Wrong. आवाज नहीं आ रही क्या बेटा मेरी? सर लैग हो रहा था तो बीच बीच में आपकी आवाज कट गई थी. अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को? नो सर. दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि एल्काइल हैलाइड RCl, ठीक है, एल्काइल हैलाइड RCl उस पे डेल्टा प्लस होता है, दो वीक न्यूक्लियोफाइल. तो कौन ऐसा है जो डेल्टा प्लस अगर कम भी हो तो भी अटैक करने की टेंडेंसी रखता है, बताओ. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. Strong nucleophile. कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल. यानी वीक न्यूक्लियोफाइल ही है जो हो सकता है इस पे अटैक ना करे, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, RCl को अपना फुल पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़ेगा, देन दिस विल बी एबल टू अटैक R+. तो यानी कि कौन है देरी नहीं करेगा, वो पहले ही अटैक कर देगा, और जब पहले अटैक कर देगा तो एक ही स्टेप में प्रोसेस हो जाएगा, और अगर एक ही स्टेप में प्रोसेस हो गया, then it will be considered as SN2. So strong nucleophiles favor SN2 and
weak nucleophiles favor SN1. इसको कॉपी कर लो बेटा, अपने स्टाइल में आप लिख लो जैसा भी लिखना चाहो। वैसे स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया है। सर आपका वॉइस लैग हो रहा था तो समझ में नहीं आया। सर यार मेरे इधर तो इंटरनेट तो दिखा ही रहा है, पूरा फुल इंटरनेट है। अभी आ रही सर है आपका आवाज? आवाज बीच में नहीं आ रहा था। जैसी आवाज नहीं आए ना आप Yes, तुरंत sir. बोलो, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं कितना ज्यादा बोल गया। कहाँ पर आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? मैंने 2 चीजें दिखाई आपको। इसको कॉपी कर सर लो। वो बोला ना आपने कि कौन स्ट्रॉन्ग क्या फिर वो नहीं। वो तो मैं क्वेश्चन कर रहा था आप लोगों से, आप ही लोगों ने फिर आंसर दिया मुझे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो डायरेक्ट अटैक कर देगा, इट विल नॉट वेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सर वीक उसी के बाद न्यूक्लियो से हाँ तो बस उतना ही बताया मैंने कि वीक न्यूक्लियोफाइल विल वेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड सिंस इट इज वेटिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनने का मतलब ही SN1 रिएक्शन, तो वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 से रिलेटेड हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल केवल एक ही स्टेप में रिएक्शन करा देगा, एक स्टेप का रिएक्शन मतलब SN2। सर यस बेटा। तो सर SN1 रिएक्शन में भी तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग रहेगा तो कम पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो कम पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर दिया तो SN1 होगा ही नहीं ना, वो तो तुरंत ही रिएक्शन हो जाएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली SN2 बोल दिया जाएगा। किस हम थोड़ी ना पहले से मानकर चल रहे हैं कि वो SN1 SN2 है। हमने तो बोला अगर रिएक्शन तुरंत हो गई एक ही स्टेप में तो SN2 हो गई। अगर मान लीजिए उसमें कार्बोकेटायन बन पा रहा है तो वो SN1 है। कार्बोकेटायन कौन बनना अलाउ कर सकता है? वीक न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज वीक न्यूक्लियोफाइल कैन वेट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो इमीडिएट अटैक कर देगा। डन सर। और जिसको टेंशन हो इस चीज का ना, तो इसको इग्नोर करके द स्टेटमेंट विच आई गेव ना उसको याद कर लेना, उसके अलावा कोई पूछता ही नहीं है वो। Shall I remove this? Yes, sir. यस सर। देखिए this was all about second factor, that was effect of concentration and strength of nucleophile। तो क्लियरली हमने लिख लिया कि कंसंट्रेशन अगर हाई होगा तो SN2, और SN1 में कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता न्यूक्लियोफाइल का। देन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN2 एंड वीक न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN1। दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको सारे क्वेश्चंस में आप इसको बिंदास यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देन नेक्स्ट फैक्टर, ये थर्ड फैक्टर आप लिखिएगा। व्हाट वाज द थर्ड फैक्टर? Solvent. हाँ तो आप लिखिएगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में
देखो सॉल्वेंट का इफेक्ट बताने से पहले एक तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सॉल्वेंट होते क्या, कैसे, मतलब क्या होता है। तो सॉल्वेंट का काम है डिसॉल्व करना। अगर आप रिकॉल करो तो हम इसको दो पार्ट उसमें डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में, नॉन पोलर एंड पोलर। जो SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, सब में चार्ज इन्वॉल्व है। चार्जेस अगर होंगे तो पोलैरिटी सॉल्वेंट की होनी चाहिए, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड। तो SN1 हो चाहे वो SN2 रिएक्शन हो, आपको दोनों केसेस में किस टाइप की सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी? पोलर सॉल्वेंट। तो आप नॉन पोलर जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, these solvents you cannot use। पोलर क्या होता है? लाइक H2O हो गया, कोई भी एसीटोन उठा, जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वहां पर पोलर आ जाएगा। बट विद इन पोलर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको दो में। बता सकते हो क्या क्या? मैंने बताया था आपको एक सर बार। एप्रोटिक एंड प्रोटिक एंड प्रोटिक। एप्रोटिक। यस बेटा, प्रोटिक, इसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसको बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैंने वैसे तो लिखाया भी था आपको कि H2O इज वन ऑफ द पॉपुलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जनरल मैनर में देखो नाम से ही पता चला। प्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि H। ऐसा सॉल्वेंट जो H+ देने में कैपेबल हो, मतलब जिसके अंदर प्रोटॉनिक कैरेक्टर हो। तो कब आएगा? व्हेन इट इज कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे F से कनेक्टेड हो, N से कनेक्टेड हो, O से कनेक्टेड हो, S से कनेक्टेड हो, तो आप बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। गेटिंग दिस पॉइंट? और पोलर एप्रोटिक में क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके जो पॉपुलर एग्जांपल्स है वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, तो उसको आप रट लेना, वो बहुत काम आएगा आपका। जैसे DMF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसमें आप देखोगे पोलैरिटी तो होगी, स्ट्रक्चर देखो पोलैरिटी तो है, लेकिन कहीं पर भी H जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं है। तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ पोलर एप्रोटिक, की पोलैरिटी हो बट H शुड नॉट बी कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। इसके अलावा डाई मिथाइल एसीटेट भी लिख सकते हो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O, और एसिटामाइड, एसीटेट नहीं सॉरी, और यहाँ पर आप डाल दो CH3। ठीक है, ये भी हो गया एक। इसके अलावा एक और पॉपुलर है DMSO, इसको बोलते हैं डाई, ये दो तो बहुत ही स्पेशल है, DMF और DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसमें क्या होता है? दो मिथाइल ग्रुप और बीच में S डबल बॉन्ड हो। तो देखो यहाँ पर भी H नॉट कनेक्टेड विद O, H कनेक्टेड विद कार्बन। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? पोलर एप्रोटिक। और एक पॉपुलर एग्जांपल है एसीटोन। इसमें भी देखो कहीं पर भी आपका वो लिखा नहीं है, हाँ, मतलब H कनेक्टेड टू O। इसके अलावा एक पॉपुलर एग्जांपल है HMPA। ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड। तो इसमें क्या होगा? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ग्रुप चारों तरफ फास्फोरस के लगे होते हैं, CH3 होल ट्वाइस N। इसको और अच्छे से लिख दे, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा स्ट्रक्चर को, CH3 होल ट्वाइस N, फिर फास्फोरस, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर N है, CH3 होल ट्वाइस है, यहाँ भी N है, CH3 होल ट्वाइस है। 6 मिथाइल हो गए, इसीलिए हेक्सा मिथाइल। और ये एक फॉस्फोरामाइड है, PON को फॉस्फोरामाइड कहते हैं, तो हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड।
ये भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सब बहुत पॉपुलर एग्जाम में आते थे, इसीलिए मैंने ये सब आपको यहीं पर ड्रॉ कर दिया। इसको फिर से हो सकता है दोबारा कहीं पर और फिर पढ़ना पड़े। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में लिखा है। पहले तो इतना कॉपी कर लो आप लोग। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस यस सर। अब इसमें सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लो, है ना, क्योंकि आपको स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जाम में यूज करना है। मान लीजिए कुछ आपको जैसे एक्सप्लेनेशन समझाया भी गया और कम समझ में आया, तो इतना वो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें ज्यादातर ये पता करना होता है कि SN1 होगा या SN2 होगा। तो वो उसको पता करने के लिए बस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको बस उतनी जरूरत पड़ेगी। तो स्टेटमेंट बहुत स्पेशल, आप उसको कलर्ड पेन कुछ और अलग सा बॉक्स बना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, polar protic solvents favor, polar protic solvents favor SN1 reaction. Polar protic solvents favor SN1 reaction. Polar protic solvents favor SN1 reaction. और फिर लिखिएगा polar aprotic solvent
Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कितना पूरा लिख लिया था बेटा नोट? No, सर sir. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तक लिखा था बस। मैं पूरा एक बार और बोल देता हूँ, आप देख लो। लिखिएगा इसमें polar protic solvents favor SN1 reaction. Polar protic solvents favor SN1 reaction and polar protic solvents favor SN2 reaction. Polar aprotic solvents favor SN2 reaction. सबने लिख लिया? यस सर। चलिए, तो अभी इसका कॉन्सेप्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये किसको फेवर करता है बेटा? SN1 reaction. SN1 रिएक्शन। वाई। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। किसी ने कहा वेट 1 मिनट, वॉइस लैगिंग। एम आई नॉट ऑडिबल? ऑडिबल सर। ऑडिबल। चलिए, सो इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन एंड वी ऑल नो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हमको चेक करना पड़ता है ना? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है कि जैसे ही तुम्हारा कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन विल बी सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसको कहते हैं सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्यों उसको सराउंड करता है? बिकॉज जैसे आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो ये पॉजिटिव है चार्ज, तो वाटर पोलर है ना, तो उसका नेगेटिव पोल विल स्टार्ट सराउंडिंग कार्बोकेटायन। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। इससे क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी R+। और अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो फिर बताइए SN1 रेट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा बढ़ सर। बढ़ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये SN1 रेट इंक्रीज करने का रीजन हमने दे दिया। अब इसमें कंसीडर कर लीजिए कोई केस हम ले लेते हैं इसी के लिए SN2 के लिए अगर हमको लेना होगा तो न्यूक्लियोफाइल SN2 में स्ट्रॉन्ग लेते हैं कि वीक लेते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग। SN2 के लिए व्हाट काइंड ऑफ Strong. न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड? स्ट्रॉन्ग। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर तुमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो फिर इसको न्यूक्लियोफाइल को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे वो सराउंड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने न्यूक्लियोफाइल लिया और उसको पॉजिटिव पोल वाटर का सराउंड करता है, लाइक दिस, पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर इज सराउंडिंग, तो इससे सॉल्वेशन हुआ। सॉल्वेशन होने से न्यूक्लियोफाइल कम रिएक्टिव हो जाएगा कि ज्यादा रिएक्टिव? कम कम reactive. रिएक्टिव। कम रिएक्टिव। यस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, है ना, कि कोई तुम्हें खूब पकड़ लेगा। अगर मान लीजिए 10-15 लोगों ने पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए किसी को मारने जा पाना डिफिकल्ट हो जाएगा जब तक उनको छुड़ाकर तुम नहीं जाओगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस, यानी एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। और वीकर न्यूक्लियोफाइल्स किसको फेवर करते हैं? SN1। SN1 को कि SN2 को? SN1। SN1। तो इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे वो SN1 को फेवर करेंगे। और अगर पोलर एप्रोटिक लोगे तो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की चेंज नहीं होगी। इसीलिए पोलर कार्बोकेटायन बन भी जाएगा तो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं बनने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स विल फेवर SN2। तो आप ये अच्छे से लिख लो एक्सप्लेनेशन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आई कैन रिपीट। बताइए कौन सा पार्ट?
सर हम्म वो SN1 जो आपने लिखा है ना वो एक बार बताएंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पर वाला बेटा, यस सर। उसमें केवल हमने ये देखा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने लिखा है ना कि फेवर SN1, तो हमने लिखा वाई, तो उसमें बोला है कि कार्बोकेटायन बनता है SN1 में, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या वो करेगा, उसको सॉल्वेट कर देगा, यानी कि सराउंड करेगा, बिकॉज पोल्स होते हैं, तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि SN1 का रेट बढ़ जाता है। We just explained why polar protic solvents favor SN1 reaction. सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। यहाँ लिख लिया था ना बेटा, बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन न्यूक्लियोफाइल, because of solution of nucleophile, the reactivity of nucleophile decreases. As a result, it will not favor SN2. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दो फैक्टर्स, सॉरी 3 फैक्टर्स हो गए, सो ओनली 1 फैक्टर इज लेफ्ट, दैट इज लीविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। ठीक है, सो इसको कंटिन्यू करेंगे, पर आप SN1 SN2 वाला तो खत्म ही हो जाएगा, और हम नेक्स्ट वाला जो मैकेनिज्म है वो भी करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर। Those who have copied, they can leave. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye sir, thank you.